ऑपरेशनल एम्पलीफायर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम से देखा था, ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट किया था। अब इसमें नॉर्मल एम्पलीफायर जिसे कन्वेंशनल एम्पलीफायर कहा जाता है, कन्वेंशनल एम्पलीफायर के ड्रॉबैक्स, उन ड्रॉबैक्स की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स: गेन, नॉर्मल एम्पलीफायर मतलब सिंपल ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम लोगों ने 2 ट्रांजिस्टर्स लगाए थे। सिंगल ट्रांजिस्टर से भी एम्पलीफायर बनता है, उसका गेन जितना ट्रांजिस्टर का गेन होगा उतना ही उसका गेन होता है। गेन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गेन ऑफ नॉर्मल एम्पलीफायर इज़ नॉट टू हाई, ये पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पे, नॉट टू हाई। ये हाई करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया है। नॉर्मल एम्पलीफायर्स को ही कन्वेंशनल एम्पलीफायर कहा जाता है या फिर आरसी कपल्ड और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स भी कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट गेन इज नॉट टू हाई, नॉट टू हाई मार्क करो उसका। गेन बढ़ाने के लिए 2 एम्पलीफायर्स को साथ में कनेक्ट किए जा सकता है, लेकिन 2 एम्पलीफायर साथ में कनेक्ट करते वक्त उसका गेन कम हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम हो जाता है। देन इनपुट इम्पीडेंस नॉर्मल एम्पलीफायर का हाई नहीं होता है। आइडियल ऑप एम्प में हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीफायर का गेन, आइडियल ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है, जिस वजह से एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर खुद के लिए सिग्नल, इनपुट से सिग्नल डिराइव नहीं करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं होता है, जितना चाहिए उतना हाई नहीं होता है। उस वजह से इनपुट सिग्नल से कुछ करंट अपने लिए, खुद के लिए ड्रॉ करता है, और इनपुट का पार्ट अगर कुछ वो अपने लिए यूज़ कर रहा है तो सीधी सी बात है, आउटपुट कम हो जाएगा। अगर इनपुट का पार्ट कम हो जाता है तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। देन आउटपुट इम्पीडेंस, नॉर्मल आइडियल केस में हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा था कि उसका आउटपुट इम्पीडेंस 0 है, प्रैक्टिकली लो होता है। लेकिन नॉर्मल एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस ये लो नहीं होता है, और लो नहीं होने की वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो जितना आउटपुट में मिलना चाहिए उतना आउटपुट में नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसका ये स्टेटमेंट मार्क कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है उसके लिए: वेरिएशन ऑफ गेन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो गेन में वेरिएशन होता है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नॉर्मली ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, बट कन्वेंशनल एम्पलीफायर में ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब जैसा गेन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, वैसा कन्वेंशनल एम्पलीफायर में नहीं होता है। इसके अलावा इसके बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं होती, बैंडविड्थ इज़ नॉट लार्ज। आइडियल ऑप एम्प की केस में हम लोगों ने देखा था बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट। देन इफेक्ट ऑफ इनपुट कैपेसिटर, इनपुट साइड नॉर्मल एम्पलीफायर में इनपुट साइड कैपेसिटर लगता है, और जहाँ कैपेसिटर आता है ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या डीसी सिग्नल को हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, और उस हाई रिएक्टेंस की वजह से ये डीसी सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। सिर्फ एसी सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर सकता है नॉर्मल या कन्वेंशनल एम्पलीफायर। ये ड्रॉबैक्स हटाने के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया था। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, हम लोगों ने इसका ये डायग्राम देखा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का 2 ट्रांजिस्टर्स T1 T2, 2 में से कोई एक ट्रांजिस्टर एट ए टाइम ऑन रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इसका हम लोगों ने इक्वेशन भी डिराइव किया है। इसका हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, V0 इक्वल टू ट्वाइस है V2 माइनस V1, और V0 इक्वल टू AD V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 जहाँ AD है डिफरेंशियल मोड गेन, AD इक्वल टू ट्वाइस है। देन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप एम्प, ये हमेशा पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस Z से रिप्रेजेंट करते, इनपुट है इसलिए ZIN इनफाइनाइट।
आउटपुट इम्पीडेंस 0, डिफरेंशियल मोड गेन इनफाइनाइट होता है, CMRR इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, परफेक्ट बैलेंस है मीन्स V0 इक्वल टू 0, आउटपुट वोल्टेज 0 होगा व्हेन V1 इक्वल टू V2। दो इनपुट सिग्नल्स V1 V2, अगर ये दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगा। देन जीरो ड्रिफ्ट, नो पैरामीटर शुड बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और सप्लाई, टेम्परेचर और सप्लाई में चेंजेस से किसी पैरामीटर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आइडियल केस, लेकिन प्रैक्टिकल केस को अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट और 0 ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है। इनफाइनाइट जहाँ इनपुट इम्पीडेंस आइडियल केस में इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रैक्टिकली ये 2 मेगा ओम्स का है। आउटपुट इम्पीडेंस 0 ओम्स होना चाहिए आइडियल केस में, प्रैक्टिकली ये 75 ओम्स का लो वैल्यू का है। डिफरेंशियल मोड गेन जो इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली ये लार्ज वैल्यू का है 10⁵. बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है आइडियल केस में, प्रैक्टिकली ये लार्ज होता है 1 मेगाहर्ट्ज। स्मॉल ऑफसेट वोल्टेज होता है, स्मॉल ऑफसेट वोल्टेज की ज़रूरत होती है इनपुट सिग्नल के एब्सेंस में। 2 मिलीवोल्ट्स का इनपुट अप्लाई करते हैं जिससे आउटपुट 0 होगा। इनिशियली विदाउट इनपुट भी कुछ आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को 0 पे लाने के लिए इनपुट साइड 2 मिलीवोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, 2 मिलीवोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जिसे ऑफसेट वोल्टेज कहा जाता है। ये ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई करने पर आउटपुट 0 होगा। CMRR, लार्ज CMRR 90 dB का है जो कि इनफाइनाइट था प्रैक्टिकल केस में। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, ये 4 मार्क के लिए आता है। इसमें हम लोगों ने देखे थे फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एमीटर फॉलोअर, लेवल शिफ्टर, DC लेवल शिफ्टर एंड आउटपुट स्टेज। फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर को कांस्टेंट करंट सोर्स अप्लाई किया था, इधर निगेटिव इनपुट यानी इन्वर्टिंग हम लोगों ने V1 V2 से मार्क किए थे, और ये फाइनली यहाँ पे आउटपुट V0। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। देन सिंबल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे, सिंबल और पिन डायग्राम। ये सेम सिंबल हम लोगों ने अलग अलग एप्लीकेशंस में कम से कम नहीं, टोटल 10 एप्लीकेशंस लिए थे, उन पूरे 10 एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया है। पिन डायग्राम, प्रैक्टिकली पिन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, थियोरी में पिन डायग्राम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक आधे बार ही क्वेश्चन आता है उस पर, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ए, इस पॉइंट पे यहाँ ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट कहा जाता है। वर्चुअल ग्राउंड इसलिए कि इसका पोटेंशियल 0 होता है, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी ग्राउंड पोटेंशियल पे होने की वजह से इसे वर्चुअल ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हैं, thus the voltage at point A with respect to ground is 0 and current through this point is also 0. So this point behaves like a ground point though it is not connected to ground. Therefore it is called as virtual, is not real, virtual ground. इसका ये स्टेटमेंट आगे का इम्पोर्टेंट है। रियल ग्राउंड पॉइंट हैज़ द वोल्टेज 0 बट इट सिंक्स करंट, वेयर एज द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट हैज़ वोल्टेज एज वेल एज करंट। इसका एक सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। देन अप्लीकेशंस पे मैंने पहले भी बोला है 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 कम से कम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसमें से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अच्छे से प्रिपेयर करो। पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, पहला एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये सभी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा एप्लीकेशन साइन चेंजर, ऑप एम्प एज साइन चेंजर, देन तीसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है ऑप एम्प एज
यूनिटी गेन एम्पलीफायर और बफर और वोल्टेज फॉलोअर। ऑप एम्प हैज यूनिटी गेन एम्पलीफायर और वोल्टेज फॉलोअर और ऑप एम्प हैज यूनिटी गेन एम्पलीफायर और वोल्टेज फॉलोअर और बफर। Then next application, op amp as inverting adder। एडर के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा सब्ट्रैक्टर, ऑप एम्प एज सब्ट्रैक्टर। इसकी थियरी में ज़्यादा स्टेटमेंट से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने थियरी में लिख के दिया था, डिराइव करते वक्त लिख के दिया था, सेम उसी तरह से इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। Then op amp as differentiator, फिर op amp as integrator, इसमें इक्वेशन को ध्यान से देखो। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ op amp differentiator and integrator, op amp differentiator and integrator, state and expression for their output। इसके आंसर में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और इक्वेशन देना है, सिर्फ इतना ही इसका आंसर है। डायग्राम दोनों के और इसका इक्वेशन। 4 मार्क के लिए इतना ही देना, इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं देना है। देन ऑप एम्प एज कंपैरेटर, इसमें कंपैरेटर में भी बहुत सारी थियरी है, इतनी थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाए थे उसी इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने लिए थे ऑप एम्प एज स्मिथ ट्रिगर। ऑप एम्प एज स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर को रीजनरेटिव कंपैरेटर भी कहा जाता है। ये इसका फीडबैक पॉजिटिव पे लगा है। बाकी जो हम लोगों ने टोटल 10 एप्लीकेशंस लिए उसमें से 8 एप्लीकेशंस में फीडबैक इन्वर्टिंग पे लगता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। कंपैरेटर में फीडबैक नहीं लगता है, तो स्मिथ ट्रिगर में फीडबैक लगता है पॉजिटिव टर्मिनल पे। इसका ये हिस्टेरिसिस लूप और साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर। ऐसे टोटल 10 एप्लीकेशंस, 10 में से कम 4 एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी IC741, इसके कुछ पैरामीटर्स जिसमें कॉमन मोड गेन, इनपुट बायस करंट, टोटल 10 पैरामीटर्स। इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन, CMRR, स्लीव रेट, ड्रिफ्ट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। एक एक करके देखते हैं पैरामीटर्स। नॉर्मली डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम लोगों ने देखा है, या एम्पलीफायर जो होता है, उस एम्पलीफायर ने इनपुट सिग्नल से खुद के ऑपरेशन के लिए कोई करंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इनपुट सिग्नल से एम्पलीफायर अपने खुद के लिए कोई करंट खुद के लिए यूज़ करता है, तो उस करंट को कहा जाता है बायस करंट। जो सिग्नल इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल का कोई पार्ट अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कोई एम्पलीफायर अपने लिए यूज़ करता है,
इवन ट्रांजिस्टर भी अपने लिए यूज़ करता है तो उसे कहा जाता है बायस करंट। यहाँ हम लोगों ने दो इनपुट्स या दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जिससे दो इनपुट्स हम लोगों को मिल रहे थे। एक को हम लोगों ने लेबल किया इन्वर्टिंग, दूसरे को लेबल किया नॉन इन्वर्टिंग। दो इनपुट टर्मिनल्स, दोनों से इनपुट अप्लाई होगा तो दोनों इनपुट्स के थ्रू जो भी सिग्नल आ रहा है वहाँ से ट्रांजिस्टर्स अपने लिए इनपुट ले सकते हैं। इसलिए दो इन्वर्टिंग बायस करंट्स बनते हैं, एक तो इन्वर्टिंग वाला, दूसरा दो बायस करंट्स बनेंगे, एक तो इन्वर्टिंग वाला, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग वाला, और इनपुट बायस करंट इन दोनों का एवरेज होता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द एवरेज ऑफ करंट्स दैट फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प इज कॉल्ड एज इनपुट बायस करंट। ये एवरेज है IB प्लस NA नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का बायस करंट, IB माइनस NA इन्वर्टिंग टर्मिनल का बायस करंट, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका एवरेज मिलेगा। इसकी वैल्यू IC 741 के लिए इसकी वैल्यू स्पेसिफाई की गई है 80 नैनो एम्पियर्स, 80 नैनो एम्पियर्स। For IC 741 it is 80 nano amperes. Then input offset current 80 nano amperes. Then input offset current, ये algebraic difference होता है between the bias currents flowing into inverting and non-inverting terminal of op amp। जो बायस करंट्स है उन बायस करंट्स का अल्जेब्रिक डिफरेंस यानी इनपुट ऑफसेट करंट। इसमें डिफरेंस यहाँ पे ये डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ प्लस साइन है, प्लस की जगह इसको माइनस करना है, प्लस की जगह इसको माइनस करना है, प्लस यानी ऐड हो रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है। और अल्जेब्रिक डिफरेंस बोला है मतलब अगर ये नेगेटिव है तब भी इसकी सिर्फ वैल्यू कंसीडर करना है, -2 दिया है तब भी उसको सिर्फ 2 कंसीडर करना है, और इधर -1 है तब भी इसको 1 ही कंसीडर करना है। अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द बायस करंट्स फ्लोइंग थ्रू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स इज इनपुट ऑफसेट करंट। ये बायस करंट का 25% होता है। देन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है इनपुट साइड बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प टू नल द आउटपुट। आउटपुट को नल करने के लिए इनपुट साइड जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उस वोल्टेज को कहा गया है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओपन लूप गेन ऐसा गेन जो विदाउट फीडबैक होता है, ऐसा गेन जो विदाउट फीडबैक होता है उसे कहा जाता है ओपन लूप गेन। IC 741 के लिए ये 10⁵ है। हम लोगों ने लिखा था मैक्सिमम डिफरेंशियल मोड गेन AD = 10⁵। ये गेन अफेक्ट करता है सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस की वजह से, गेन अफेक्ट होता है सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस की वजह से। देन क्लोज लूप गेन जब एक्सटर्नल फीडबैक देते हैं, एक्सटर्नल फीडबैक अप्लाई करते हैं, उस वक्त एक्सटर्नल फीडबैक देने पर जो करंट फ्लो होता है उसे कहा जाता है, एक्सटर्नल फीडबैक अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो होता है उसे कहा जाता है क्लोज लूप गेन। एक्सटर्नल फीडबैक अप्लाई करने पर जो गेन फ्लो होता है उसे कहा जाता है क्लोज लूप गेन। दिस गेन एक्सटर्नल फीडबैक इज यूज तो क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप के केस में हम लोग एम्पलीफायर को दो मोड्स में यूज़ कर रहे हैं, एक इन्वर्टिंग मोड, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग मोड में गेन होता है क्लोज लूप गेन -RF/R है, तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में 1 + RF/R है। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ये रेशो है ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन ऑफ ऑप एम्प। इट इज द रेशो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन ऑफ ऑप एम्प। CMRR = AD/AC। IC 741 के लिए ये 90 dB का होता है, और जितना ये हायर होगा उतना ऑपरेशनल एम्पलीफायर अच्छा माना जाता है। देन ड्रिफ्ट मीन्स चेंजेस इन ऑप एम्प पैरामीटर, यहाँ स्पेसिफिकली ड्यू टू टेम्परेचर बोला गया है। एक्चुअली टेम्परेचर एंड सप्लाई वोल्टेज दोनों की वजह से होता है।
ड्रिफ्ट में दो पैरामीटर्स आएंगे, इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट, करंट में चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर इन चेंजेस, तो इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट। वोल्टेज में चेंजेस टेम्परेचर की वजह से, तो उसे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट कहा जाता है। देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑप एम्प, इसका ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ से नहीं समझ में आता, मैं बोर्ड पे इसको बना के बताता हूँ, वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। देन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट नाम के अकॉर्डिंग इट इज प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ is the product of gain and cutoff frequency, product of gain and cutoff frequency। cutoff frequency means maximum frequency, जिसको bandwidth कहा जाता है। then slew rate, slew rate is maximum rate of change of output voltage, maximum rate of change of output voltage is slew rate। slew rate equal to dv0 by dt maximum, इसका यूनिट है वोल्ट्स पर माइक्रोसेकेंड, dv0 in volts, टाइम dt in माइक्रोसेकेंड्स। IC 741 के लिए स्लीव रेट है 0.5 वोल्ट्स पर माइक्रोसेकेंड, इसका यूनिट ध्यान में रखना है वोल्ट्स पर माइक्रोसेकेंड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। स्लीव रेट बताता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिस्पांस कितना फास्ट होगा, उसका रिस्पांस कितना फास्ट होगा मीन्स इनपुट देने पर आउटपुट कितना फास्ट आ सकता है, कितनी देर में आ सकता है, वो बताता है स्लीव रेट। पॉइंट 5 वोल्ट में अगर चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस 1 माइक्रोसेकेंड में स्पेसिफाई 1 माइक्रोसेकेंड में अप्लाई होते हैं। 1 माइक्रोसेकेंड में 0.5 वोल्ट तक का चेंज इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडेंटिफाई कर सकता है। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑप एम्प, एडवांटेजेस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है, उस वजह से ये लोडिंग प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट्स द लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट शुरुआत में जब हम लोग शुरुआत में डिवाइस ऑन करते हैं तो जो लोड होता है, लोड मतलब जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस पे काफ़ी हाई करंट फ्लो होता है और हाई करंट की वजह से सर्किट डैमेज हो सकता है। वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस को हाई रखा जाता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई है। AC DC दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, नॉर्मल एम्पलीफायर सिर्फ AC सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। गेन काफ़ी हाई है, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है, जिस वजह से इसका CMRR काफ़ी हाई है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉइस फ्री माना जाता है। टेम्परेचर और सप्लाई वोल्टेज की वजह से इसमें कोई अफेक्ट, आउटपुट पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। स्लीव रेट इसका काफ़ी हाई है कंपेयर टू नॉर्मल एम्पलीफायर। इट डज नॉट यूज़ कपलिंग कैपेसिटर, दो स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है, उस वजह से ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है। इसके अलावा ये IC पैकेज में छोटा सा मिनिएचर स्ट्रक्चर अवेलेबल है। देन नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मेनली डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसमें दो इनपुट्स होते हैं जो कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करता है। टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल, डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नेसेसरी। सिग्नल को एम्पलीफाई करना है और एम्पलीफाई करने के साथ साथ कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करना है, उस वजह से इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज़ किया गया है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें कपलिंग कैपेसिटर नहीं है। कपलिंग कैपेसिटर होता तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होते। इसमें नहीं होने की वजह से, कपलिंग कैपेसिटर नहीं होने की वजह से ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। 12 पावर सप्लाई अप्लाई किया हम लोगों ने, 12 पावर सप्लाई लगाया है। 12 पावर सप्लाई क्यों दिया है? दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें,
दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर हम लोग दो ट्रांजिस्टर्स, एक बार डिफरेंशियल एम्पलीफायर साथ में देख लेते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर्स हैं। अगर हम लोग यहाँ से इनपुट अप्लाई करते हैं, इस ट्रांजिस्टर से इनपुट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इनपुट देने पर ये ट्रांजिस्टर तो ऑन होगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है और ये यहाँ का ये टर्मिनल जहाँ -VE दिखा है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो इस इनपुट की वजह से यहाँ का ये ट्रांजिस्टर भी कई बार ऑन हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके एमीटर को लो वोल्टेज पे, और इसका वोल्टेज ऑलरेडी ग्राउंड पे कनेक्टेड है, इसको और कम किया जाता है यूजिंग नेगेटिव टर्मिनल। ट्रांजिस्टर T1 ऑन होने से ट्रांजिस्टर T2 ड्राइव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिस्टर T पे इनपुट अप्लाई करने से ट्रांजिस्टर T1 तो ऑन हो गया, लेकिन ट्रांजिस्टर T1 ऑन होने से ट्रांजिस्टर T2 ऑन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। ये एक रीज़न। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दो सप्लाई दिया है इसमें। यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई, इधर नीचे यहाँ इसको नेगेटिव सप्लाई दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई होने की वजह से आउटपुट भी हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दोनों साइड मिलता है। जैसे कंपैरेटर में हम लोगों ने देखा था, आउटपुट या तो +V सेट या फिर -V सेट था। आउटपुट या तो +V सेट या फिर -V सेट था। ये सेम पॉइंट्स नीड ऑफ 12 पावर सप्लाई में दिए गए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ 12 पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द ऑपरेटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स, ये इसका आंसर इतना ही लिख सकते। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक इतना ही आंसर लिखा तब भी चलेगा। ये 12 पावर सप्लाई +VCC -VEE, इसकी वजह से with the 12 power supply the desired forward bias to the base of both the transistors is provided. At the same time they are brought down to the ground potential. So when the input signal is applied, there is no change in the bias condition of the transistors. ट्रांजिस्टर की बायस कंडीशन पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए। उसके लिए 12 पावर सप्लाई का यूज़ किया गया है। Hence the 12 power supply is needed in differential amplifier and op-amp. Then 12 power supply also allows the output of op-amp to swing on either side of ground potential, that is ±V set. It provides the stability of operating point against the temperature changes. टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो स्पेसिफाई होता है। यहाँ ये लेसन खत्म होता है मीन्स थियरी पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। आउटपुट इम्पीडेंस ज़ीरो होना चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर चाहे इन्वर्टिंग हो या फिर नॉन इन्वर्टिंग हो, फीडबैक निगेटिव ही लगता है। डैश स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिजेक्ट्स द नॉइज सिग्नल। डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है नॉइज रिड्यूस करने के लिए। व्हेन ऑप एम्प इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वोल्टेज लेवल, देन द सर्किट इज कॉल्ड एज। वोल्टेज लेवल डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया है, मतलब कंपैरेटर है। एन ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई बोथ AC एंड DC सिग्नल। एम्पलीफाई कर सकता है AC और DC दोनों सिग्नल्स को। इफ इनपुट वोल्टेज टू इन्वर्टिंग एडर आर V1, V2, V3, देन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन्वर्टिंग एडर बोला है 3 इनपुट्स है इसमें,
इसका आउटपुट आएगा V0 इक्वल टू -V1 प्लस V2 प्लस V3. In op-amp inverting amplifier circuit, the inverting terminal voltage is equal to inverting input terminal inverting amplifier है तो inverting terminal पे input voltage apply करेंगे. And op-amp Schmitt trigger uses Schmitt trigger को positive feedback दिया जाता है. ये एक ही एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है जिसमें फीडबैक पॉजिटिव होता है. स्लीव रेट ऑफ op-amp इज मेजर्ड इन, अभी बताया था मैंने, स्लीव रेट ऑफ op-amp इज मेजर्ड इन वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड्स. op-amp नॉर्मली रिक्वायर्स 12 पावर सप्लाई, पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई लगता है. एंड आइडियल op-amp है 0 आउटपुट इम्पीडेंस, इसका आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है. देन इसके बाद न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है. इसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स बचे, वो न्यूमेरिकल्स आज देखते हैं. इसमें अपना एक ग्राफ बचा हुआ है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला, और ये न्यूमेरिकल्स, इसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स फर्स्ट पेज पे मैंने आप लोगों को कराया. इसमें से मैक्सिमम कराया मैंने. ये एडर वाला V1 V2 V3 3 इनपुट्स है, R1 R2 R3 डायग्राम फॉर्म में इक्वेशन, डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है. आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करना है. यहाँ पे ध्यान से नोट करोगे तो सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC माइनस VE कनेक्ट नहीं किया है, नहीं भी किया तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है उसका. देन इस पार्ट से कुछ न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, कुछ मैंने सॉल्व करके दिया है. कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके दिए इसमें से, जैसे ये एडर वाला पार्ट है, ये तुम लोगों को अब सॉल्व करना है, एडर करना है. ये 2 इनपुट इन्वर्टिंग एडर, फिर से एडर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना. इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है. 23 वाला हम लोगों ने नहीं किया, वो अभी देखते हैं आज. स्मिट ट्रिगर है, UTP LTP कैलकुलेट करना है. ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया है जिसमें 3 अलग अलग इनपुट वोल्टेजेस थे, इससे आउटपुट बताना था, जिसे हम लोगों ने सैचुरेशन वोल्टेज, ये 2 इनपुट के लिए तो आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, 3.8 वोल्ट वाले को सैचुरेशन पे रेस्ट्रिक्ट किया था. देन ये एग्जांपल कंपैरेटर के हैं, कंपैरेटर वाले ये एग्जांपल देखते हैं. ये स्लीव रेट वाला न्यूमेरिकल है, 27-28 स्लीव रेट वाला है. आज जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, स्लीव रेट इक्वल टू dV0/dt, उससे कैलकुलेट होगा. ये भी सॉल्व करते हैं आज. देन यहाँ फिर से कंपैरेटर वाला इक्वेशन है, कंपैरेटर वाला क्वेश्चन है, कंपैरेटर वाला क्वेश्चन है. इधर ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है, 33 वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. इसमें से ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये लेसन ख़त्म हो जाएगा.